हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी अक्षर राजपूत। आज स्टूडेंट्स जो हम लोग जिस सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं वो सब्जेक्ट अभी तक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बोरिंग और थियोरेटिकल रह चुका है। आप सोच रहे होंगे कि सर कौन से सब्जेक्ट की बात करें। तो फ्रेंड्स, मैं आज जो आपके सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं वो सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। यस, इकोनॉमिक्स। अभी तक आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो एकदम बिल्कुल भी थियोरेटिकल नॉलेज से पढ़ा है और उसको मगअप करके आपने एग्जाम्स अभी तक एप्लीकेशंस में डाला है। लेकिन आज से और अभी से स्टूडेंट्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है। आपको कोई भी चीज मगअप नहीं करना है, बट प्रैक्टिकली उसको आपको समझ के उसका इंप्लीकेशंस को समझ के आपको डायरेक्ट उसको अप्लाई करना है। और स्टूडेंट्स अगर आप इस तरह से अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल ईजी आपके लिए इकोनॉमिक्स हो जाएगा। कोई भी पॉइंट्स आपको रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं होगी, कोई नीड नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज हम जो एक टॉपिक की बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। ये टॉपिक ना तो सिर्फ आपके 12th स्टैंडर्ड में है, बल्कि ये आगे की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सपोज अगर आप यूपीएससी ले लो या आप जीपीएससी ले लो या फिर तो आप एसएससीजीएल एग्जाम्स ले लो, जितनी भी फ्यूचर्स के आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप अप्लाई करोगे वहां पे भी आपको ये चैप्टर दिखेगा। सो आप ये सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ऐसा तो कौन सा चैप्टर है जो हमको फ्यूचर में काम आने वाला है। तो स्टूडेंट्स आपका वेट हुआ खत्म और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, उस चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। आपने अभी तक ये सुना होगा कि यूएसए की करेंसी है डॉलर, इंडिया की करेंसी तो आपको पता ही है आईएनआर, दैट इज रुपीस। लेकिन किस तरह से वर्ल्ड के अंदर ये करेंसी रोल प्ले करता है ये आपको इसका फंक्शन अभी तक पता होगा नहीं स्टूडेंट्स। सो इसी बात को लेकर आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो एक चैप्टर है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो स्टूडेंट हम इसको टुकड़े टुकड़े में बांटते हैं और समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट है क्या। और उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जो करेंसी आपके ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर जो वैलिड है, क्या वो करेंसी आपके ज्योग्राफिकल टेरिटरी के बाहर वैलिड होगी? तो आपका आंसर स्टूडेंट्स आएगा बिल्कुल नहीं। मतलब कि ये जो इंडियन रुपीस आईएनआर वैलिड है आपके इंडिया के अंदर, क्या वो करेंसी यूएसए के अंदर वैलिड होगी? सपोज आप यूएसए के अंदर जाते हैं और आप कुछ भी पेमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीस, तो क्या वो वैलिड होगा? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमें पेमेंट करना है यूएसए को? तो आंसर है, अगर आपको पेमेंट करना है यूएसए में तो आपको इन टर्म्स ऑफ डॉलर पेमेंट करना होगा। मतलब कि ये हमें हमारे इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करना होगा यूएसडी डॉलर में। हां या ना स्टूडेंट्स? यस, हमको हमारे इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करना होगा यूएसडी डॉलर्स में। तो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? कभी स्टूडेंट्स अगर आप एयरपोर्ट गए हो तो आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा कि वहां पे एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर होते हैं जो आपकी करेंसी को बाय करते हैं और उनकी करेंसी को सेल करते हैं। यस स्टूडेंट, सही सुना आपने, हमारी इंडियन रुपीस को वो बाय करते हैं और उनके यूएसडी डॉलर्स को वो सेल करते हैं। तो होता क्या है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स वो हमसे आईएनआर लेते हैं और बदले में हमें वो यूएसडी देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर वो हमसे आईएनआर लेते हैं तो उस आईएनआर का करते क्या है? स्टूडेंट्स जैसा आपको पता है कि हर एक कंट्री की अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है। इंडिया की जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह से यूएसए की एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है फेडरल बैंक। फेडरल क्या करता है, इस आईएनआर को वो अपने पास रखता है और उसका रिजर्व करता है। तो आप बोलोगे सर उसके रिजर्व को वो हमारे इंडियन रुपीस का क्यों रिजर्व करते हैं? स्टूडेंट्स जब अगर यूएसए को
हमारे इंडिया से इंपोर्ट करवाने की अगर गुड्स की जरूरत पड़ी तो सीधी बात है वो हमें डॉलर्स में पेमेंट नहीं करेगा, तो वो हमें किस में पेमेंट करेगा स्टूडेंट्स? वो हमें पेमेंट करेंगे INR में। इसीलिए एक कंट्री अपने पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखती है स्टूडेंट्स, कि जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रोल प्ले करता है तब वो यही रिजर्व्स को यूटिलाइज करती है इन टर्म्स ऑफ फर्दर पेमेंट। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट्स कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जहां पे आपने देखा कि एक इंसान जो एयरपोर्ट बैठा था वो आपसे आपके INR परचेस कर रहा था और बदले में आपको वो USD डॉलर सेल कर रहा था। तो स्टूडेंट्स आपका माइंड में सेकंड क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये तो हो गया फॉरेन एक्सचेंज, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट? स्टूडेंट्स कभी अगर आप बैंक गए हो तो आपने बैंक के स्क्रीन पे देखा होगा $1 इज इक्वल टू 74.9 रुपीज। आपने कभी ये सोचा स्टूडेंट्स कि ये $1 की प्राइस 74.9 रुपीज क्यों है? बैंक भी एक्चुअली स्टूडेंट एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर ही है जो परचेज और सेल्स करती है किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। तो स्टूडेंट्स वहां जो लिखा होता है $1 इक्वल टू 74.9, आज का जो रेट है मैं आपको बता रहा हूं, करंट रेट 74.9 है। सो $1 इक्वल टू 74.9 मतलब ये कि $1 की प्राइस इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज वो हो रही है 74.9। लेकिन बैंक के स्क्रीन पे स्टूडेंट्स दो टर्म्स लिखे होते हैं, एक बाइंग रेट तो सेकंड सेलिंग रेट। आप पूछोगे सर बाइंग रेट और सेलिंग रेट का मतलब क्या? स्टूडेंट्स वहां पे ऐसा लिखा होगा कि $1 बाइंग रेट इज इक्वल टू 74.5 एंड $1 सेलिंग रेट का रेट लिखा होगा $1 इक्वल टू 74.9। सो स्टूडेंट्स आपने ये देखा होगा कि बैंक के अंदर दो बाइफर्फिकेशन होती है, एक बाई रेट और दूसरा सेलिंग रेट। बाइंग रेट का रेट आपको दिया होगा $1 इक्वल टू 74.5, जहां पे सेलिंग रेट की वैल्यू दी होगी $1 इक्वल टू 74.9। आप सोचोगे कि सर ये रेट क्यों डिफर हो रहा है? वहां पे तो क्लियरली ऐसा लिखा है कि $1 इक्वल टू 74.9। सो ये रेट कैसे डिफर हुआ सर? स्टूडेंट्स इसका एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। अब सीधी सी बात है, अगर बैंक आपसे परचेस करेगा तो वो डॉलर आपसे कम रेट पे परचेस करेगा, और जब वो डॉलर सेल करेगा तो वो ज्यादा रेट में सेल करेगा, कुछ मार्जिन रखेगा अपने प्रॉफिट का, बिकॉज बैंक इज ऑल्सो अ फॉरेन एक्सचेंज डीलर। सो वो भी अपना एक प्रॉफिट मार्जिन तो जरूर रखेगा स्टूडेंट। जैसे वर्ल्ड में जैसे ट्रेडिंग होता है उसी तरह फॉरेक्स का भी स्टूडेंट ट्रेडिंग होता है। सो बाइंग रेट जो हमने डिटरमाइन की थी वो थी 74.5, जहां पर सेलिंग रेट थी 74.9। मतलब जब बैंक आपसे बाय करेगा तो वो USD परचेस करेगा 74.9 में, और जब आपको सेल करेगा तो वो सेल करेंगे 74.9 में। सो ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये बैंक के लिए उनका एक प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे कि आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब स्टूडेंट्स एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी विद अनदर करेंसी, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब क्या स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का डेफिनेशन क्या होता है। इट इज अ रेट एट विच वन करेंसी विल बी एक्सचेंज फॉर अनदर। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये कि एक कंट्री की करेंसी की मुकाबले दूसरे कंट्री के करेंसी की वैल्यू कितनी है। मतलब कि ये अगर अपने INR को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर कितनी होगी, या डॉलर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हमारी कितनी होगी, ये समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। सो आप यहां देख सक रहे हैं कि हमने एक नया लेटेस्ट एग्जांपल लिया है, $1 इज इक्वल टू 74.9। मतलब कि ये कि $1 की प्राइस इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज बताई जा रही है 74.9। स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि सर क्या ऐसी बात है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होता है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे जाते हैं। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं
सपोज आज का डॉलर का रेट $1 इक्वल टू 74.9 है और एक साल बाद सपोज ये $1 की प्राइस हो जाती है 80 रुपीस। सो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, आप क्या सोचोगे कि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, ये हमारे लिए खुशी की बात है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, ये हमारी खुशी की बात नहीं है, ये हमारे लिए दुख की बात है। रीजन, हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हो रही है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हो रही है। आप बोलोगे सर नंबर्स में तो हम बढ़ रहे हैं, फिर आप कैसे बोल रहे हो कि हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हो रही है? स्टूडेंट्स अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आप बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। पहले सपोज एक फॉरेनर इंडिया में आता था और वो $1 देकर 74.9 रुपीस के गुड्स लेकर जाता था, लेकिन सेम फॉरेनर सेम वो $1 दे रहा है और अब बदले में वो 80 रुपीस का गुड्स लेके इंडिया से जा रहा है। मतलब कि ये स्टूडेंट्स के डॉलर की परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ रुपीस बढ़ गई। क्या आप समझे स्टूडेंट्स इस बात को? एक बार हम फिर से इसको रिपीट करते हैं तो आपका एकदम क्लियर आइडिया हो जाएगा। हम आपको ऐसा बोल रहे हैं कि पहले सपोज $1 की प्राइस वॉज 74.9 एंड नाउ सपोज आफ्टर 1 ईयर $1 की प्राइस इज 80 रुपीस। एज ए स्टूडेंट्स आपके माइंड में यही चलेगा कि हमारे इंडिया की वैल्यू बढ़ गई, इंडिया की रुपीस की वैल्यू बढ़ गई। पर नहीं स्टूडेंट्स, जब एक करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर बढ़ती है तो वो एक कंट्री के लिए दुखद खबर है। तो आप पूछोगे कैसे सर? स्टूडेंट्स जब एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ती है ना स्टूडेंट्स, तो उसको बोलते हैं डेप्रीशिएट, बिकॉज वो तो सिर्फ नंबर के टर्म्स में बढ़ा पर एक्चुअल टर्म्स में नहीं। तो आप पूछोगे सर कैसे, जरा वापिस से एक्सप्लेन करिए। स्टूडेंट्स सपोज एक फॉरेनर इंडिया में आके अगर गुड्स परचेस करता था तो पहले वो $1 में 74.9 रुपीस के गुड्स वो इंडिया से इंपोर्ट करवाता था, पर अभी भी सेम इंसान लेकिन वो $1 देकर अब 80 रुपीस का सामान लेके जा रहा है। डॉलर की वैल्यू सेम बट हमारी करेंसी वैल्यू में कुछ डिफरेंस है स्टूडेंट्स। आप ये देखिए कि पहले वो 74.9 रुपीस के सामान लेके जाता था पर अब वो 80 रुपीस के वो गुड्स लेके जा रहा है। मतलब कि ये स्टूडेंट्स के डॉलर्स की परचेजिंग पावर बढ़ गई इन टर्म्स ऑफ INR। तो मतलब कि स्टूडेंट्स ये कि हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हुई स्टूडेंट्स? हमारी करेंसी की वैल्यू स्टूडेंट्स हुई डेप्रीशिएट और उनकी करेंसी की वैल्यू हुई स्टूडेंट्स एप्रीशिएट, बिकॉज डॉलर की प्राइस सेम थी लेकिन हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स? बढ़ गई। बट यह बढ़ना हमारे लिए अच्छा बिल्कुल नहीं था। सो स्टूडेंट्स हमने ये देख लिया कि अगर एक करेंसी की वैल्यू $1 इक्वल टू 74.9 थी और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर $1 इक्वल टू 80 रुपीज होती है तो मतलब ये स्टूडेंट्स जब वैल्यू बढ़ता है तो करेंसी डेप्रीशिएट होता है। यस स्टूडेंट्स, जब जब वैल्यू बढ़ेगा तब तब करेंसी क्या होगा स्टूडेंट? डेप्रीशिएट होगा। यस, और जब जब सपोज 6 मंथ बाद अगर हमारा $1 इक्वल टू ₹70 होता है मतलब कि ये हमारी वैल्यू, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हुई स्टूडेंट? कम हुई। और जब हमारी वैल्यू, जब हमारी करेंसी की वैल्यू अगर कम होती है तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स एप्रिशिएशन ऑफ करेंसी। सो स्टूडेंट्स यहां तक तो आपका फंडा और बेस टोटली क्लियर हो गया होगा कि किसको बोलते हैं एप्रिशिएशन और किसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। पर स्टूडेंट्स आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर ये एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन कैसे होता है? व्हाई फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंजेस।
तो आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि जब भी इंडिया और यूएसए अगर ट्रेड करेंगे तो सीधी बात है डॉलर में और रुपीस का मिलाव होगा। मतलब कि जब भी हम दोनों के बीच में मनी ट्रांजेक्शन की बात करेंगे, अगर मनी वैल्यू आ रहा है तो हमें या तो डॉलर या आईएनआर की जरूरत पड़ेगी। सपोज स्टूडेंट्स, अगर आपको ये बात पता हो कि इंडिया एक बहुत अच्छी एग्रीकल्चर कंट्री है, अब अगर यूएसए को इंडिया से अगर ट्रेड करना हो, यूएसए को अगर इंडिया से ट्रेड करना हो, तो मुझे यह बताइए स्टूडेंट्स, यूएसए किस टर्म्स में पेमेंट करेगा, इन टर्म्स ऑफ डॉलर या इन टर्म्स ऑफ रुपीस? यस, द आंसर इज इन टर्म्स ऑफ रुपीस। तो स्टूडेंट्स, अगर इन टर्म्स ऑफ रुपीस करेगा तो सीधी बात है उसे हमारे इंडियन डॉलर्स की डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? उसे हमारी इंडियन रुपीस की डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। और आपको यह बात पता है, अगर डिमांड क्रिएट होगा तो हमारी करेंसी का क्या होगा स्टूडेंट्स? एप्रिसिएशन होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? एप्रिसिएशन होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी को कहते हैं एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ये फंडा तो आपका एकदम क्लियर हो गया होगा कि जब जब कोई करेंसी की वैल्यू बढ़ती है इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो वो एप्रिसिएशन नहीं, वो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होती है। लेकिन जब जब कोई करेंसी की वैल्यू घटती है या डिक्रीज होती है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो उसे कहते हैं एप्रिसिएशन। सो हमें यह पता चल गया कि एप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है।